आज के इस वीडियो में हम आसाराम के आसाराम बापू बनने से लेकर जेल के सलाखों तक के पीछे के सफ़र के बारे में जानेंगे। आसाराम का असल नाम असुमल हरपाली है। आसाराम का जन्म अप्रैल 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेराली गांव में हुआ था। आसाराम का परिवार एक व्यापारिक परिवार था। 1947 के विभाजन के समय आसाराम सिंध को छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद शहर में शिफ्ट हो गए। फिर 60 के दशक में लीला शाह को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया और आगे चलकर यही लीला शाह ने असुमल से आसाराम का नाम दिया। आसाराम अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत 1972 में अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुटेरा कस्बा जो कि साबरमती नदी के किनारे पर पड़ता है, इसी स्थान पर आसाराम अपना पहला कुटिया बनाकर अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करता है। इस जगह से आसाराम के आध्यात्मिक सफर की शुरुआत धीरे धीरे दूसरे गाँवों तक भी फैलता है। शुरुआती दौर में आसाराम अपनी प्रवचन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रखा था। अपने प्रवचन में भजन कीर्तन के साथ साथ देशी दवा भी देना शुरू किया और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से शहर क्षेत्रों में भी आसाराम की पकड़ मजबूत होती चली गई और देखते ही देखते आसाराम के प्रवचन की सभाएं भारत के विभिन्न शहरों में होने लगी। और एक समय ऐसा आया जब आसाराम के भक्तों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। अपने अनुयायियों की मदद से आसाराम ने देश और विदेश में 400 से भी अधिक आश्रमों का निर्माण कर अपनी पकड़ को और मजबूत बना ली। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाराम के पास इन 400 आश्रमों के अलावा कुल 10,000 करोड़ की संपत्ति भी थी। हालांकि इन संपत्तियों की जांच गुजरात के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी है। इस जांच में आश्रम के लिए गलत तरीके से जमीन को हड़पने का मामला भी दर्ज है। अगर हम आसाराम के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो आसाराम की राजनीतिक प्रभाव काफी गहरी है, चाहे वह भाजपा के नेताओं के बीच हो या कांग्रेस के नेताओं के बीच। सभी नेताओं से आसाराम का मिलना जुलना लगा रहता था। आसाराम से मिलने वाले प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी, कमलनाथ सिंह, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता भी उनसे मिलने जाया करते थे। और तो और अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कभी उनसे मिलने जाया करते थे। इससे यह साफ पता चलता है कि आसाराम की पकड़ राजनीतिक दलों के बीच बहुत अच्छी थी। पहली बार आसाराम 5 जुलाई 2008 को मीडिया की सुर्खियों में आते हैं, जब मुटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी में 2 अधजले लड़कों की शव की मिलने की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 अधजले शवों में से एक अभिषेक वाघेल जिसकी उम्र 10 साल और दूसरा दीपेश वाघेल जिसकी उम्र 11 साल थी। ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे जिन्हें कुछ दिन पहले ही आसाराम के गुरुकुल में एडमिशन कराया गया था। ये दोनों लड़के अहमदाबाद शहर के रहने वाले थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए एक कमेटी की गठन की और उसको इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर उसके जांच के नतीजों की जानकारी आज तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई। मगर 2012 में राज्य पुलिस ने मुटेरा आश्रम के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसकी सुनवाई आज तक अदालत में चल रही है। ये आसाराम के आध्यात्मिक सफर में पहली घटना थी। अब हम उस घटना पे बात करते हैं जिसकी वजह से आसाराम पूरे देश की नज़रों में सामने आए। यह बात है साल 2013 की, जब एक लड़की के द्वारा आसाराम के ऊपर रेप का चार्ज दर्ज करवाया गया। सोचने वाली बात यह है कि जिस लड़की के द्वारा आसाराम के ऊपर रेप के चार्ज लगाए गए, उस लड़की का परिवार आसाराम का बहुत ही कट्टर भक्त था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रीता के पिता ने शाहजहांपुर में आसाराम के एक आश्रम का भी निर्माण अपने पैसों से करवाया था। इस बात से पता चलता है कि परिवार आसाराम का बहुत ही सच्चा अनुयायी था। बात शुरू होती है कि प्रीता के पिता अपने 2 बच्चों को आसाराम के ही छिंदवाड़ा में स्थित गुरुकुल में एडमिशन करवाए। 7 अगस्त 2013 को प्रीता के पिता के पास छिंदवाड़ा गुरुकुल से एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल के जरिए प्रीता के पिता को बताया जाता है कि उसकी बेटी बीमार है। इस सूचना के बाद प्रीता के माता और पिता दोनों छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनको बताया जाता है कि आपके बेटी पर भूत प्रेत का साया है, जिसे सिर्फ आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। 14 अगस्त 2013 को प्रीता के माता पिता आसाराम से मिलने के लिए जोधपुर आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ आसाराम से अपने बेटी की बीमारी के बारे में चर्चा होती है।
उसके अगले दिन यानी 15 अगस्त को आसाराम ने उस लड़की को अपने कुटिया पर इलाज करने के लिए बुलाया और फिर उस बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौना हरकत को अंजाम दिया। जब इस घटना की जानकारी बच्ची द्वारा अपने माता पिता को दिया गया तो मानो ऐसा लगा जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया हो। इस घटना के बाद बच्ची द्वारा दिल्ली पुलिस को ये सारी बातें बताई जाती है। इसके बाद 20 अगस्त 2013 को लड़की का मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके साथ ही 2 सितंबर 2013 को आसाराम का भी मेडिकल चेकअप किया जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस इस केस को जोधपुर ट्रांसफर कर देती है। इन सभी के बीच पीड़िता के परिवार को काफी परेशान किया गया, काफी धमकाया गया कि तुम केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मगर पीड़िता के परिवार ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई को जारी रखा। वैसे इस घिनौने घटना को देश के सामने लाने में सबसे अहम योगदान दैनिक जागरण में पत्रकार रहे नरेंद्र यादव को जाता है, जिन्होंने इस घटना को बहुत ही बारीकी के साथ पूरे देश के सामने लाया। जिस समय लड़की के द्वारा आसाराम के ऊपर रेप की केस दर्ज की गई, उस समय शाहजहांपुर में नरेंद्र यादव दैनिक जागरण के ही अखबार में काम करते थे। नरेंद्र यादव को ही इस घटना को कवर करने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में नरेंद्र यादव इस घटना को एक आम घटना की तरह लेते हैं, मगर जब नरेंद्र यादव को वास्तविकता का पता चलता है, वह मन ही मन ठानते हैं कि इस लड़की को हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मगर नरेंद्र यादव के लिए यह न्याय दिलवाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसका सामना उस समय के पावरफुल व्यक्ति आसाराम से था, जिसके ऊपर पैसों से लेकर राजनीतिक प्रभाव सभी कुछ था। नरेंद्र यादव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हमारे ऊपर इस खबर से हटने के लिए पूरी कोशिश की गई, मगर वह सारी कोशिशें नाकाम रही कि मुझे धमकियां भी दी गई, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र भी किया गया। एक दफ़ा एक नारायण पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा हमें एक पॉकेट दिया गया, जिसमें आसाराम का प्रसाद था और साथ ही कुछ अखबार के टुकड़े थे। उन अखबार के टुकड़ों में उस समय के राजनेताओं का बयान था, जो कि आसाराम की फेवर में था। यानी वह पैकेट इसलिए दिया गया था कि तुम देखो कि इस समय के बड़े बड़े राजनेता भी आसाराम के पक्ष में हैं, इसलिए तुम अपनी खबर को छोड़ दो। मगर नरेंद्र यादव यहाँ भी हार नहीं मानते हैं। पैकेट मिलने के कुछ दिनों के बाद उन पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। हमला में किसी तरह वह बाल बाल बच जाते हैं। उस हमले में नरेंद्र यादव के ऊपर 76 टाके लगते हैं और 3 ऑपरेशन के बाद वह फिर एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद भी नरेंद्र यादव का पीछा नहीं छूटा। नरेंद्र यादव को फिर से 5 लाख रुपए देने की कोशिश की गई और कहा गया कि आप इसे एक्सेप्ट करें, ऐसे बहुत सारे टोकन आपको भविष्य में भी मिलेंगे। मगर नरेंद्र यादव ने उसे गाली देते हुए वापस भगा दिया। आप नरेंद्र यादव के पत्रकारिता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कुल 288 खबरें इस घटना को लेकर लिखी थी। आसाराम के समर्थकों द्वारा उनको बहुत परेशान भी किया गया, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं थे। वैसे 2014 में हुए जानलेवा हमला के बाद नरेंद्र यादव को पुलिस की सुरक्षा भी दी गई, मगर यह पुलिस की सुरक्षा उनके जीवन को वैसा नहीं बना सकता था जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि नरेंद्र यादव अब घुट घुट कर जीने को मजबूर थे, क्योंकि उन्हें हरदम यह सताता था कि कोई हमारी जान ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ 2013 में ही सूरत के महिला के द्वारा आसाराम और उसके साथियों के ऊपर बंधक बनाने और रेप करने का चार्ज दर्ज कराया जाता है। पुलिस इस मामले को संज्ञान लेते हुए जुलाई 2014 में चार्जशीट फाइल करती है। अहमदाबाद के चंदखेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक आसाराम 2001 से लेकर 2006 तक उस महिला के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने इस संगीन अपराध के लिए आसाराम को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद से लगातार आसाराम सलाखों के पीछे ही रहा है और फिर आज 30 जनवरी 2023 को गांधीनगर के अदालत के द्वारा आसाराम को फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, इन सभी मामलों में आसाराम ने अपने बचने के लिए भरपूर कोशिश की। उस समय के वरिष्ठ वकीलों का भी सहारा लिया, मगर वह सब भी नाकाम रहा। वैसे इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।